नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने इस उद्गम सीरीज के ही सीक्वेंस में। और लास्ट लेक्चर में अपन ने क्वांटम केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। और इस लेक्चर में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू क्वांटम केमिस्ट्री। अब जैसे क्वांटम केमिस्ट्री की अपन बात पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, और पिछले लेक्चर में अपन ने कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स, फिर अपन ने कम्यूटेटर्स, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, फिर उस पर अपन ने सवाल भी किए थे प्रीवियस ईयर के, जो भी CSIR नेट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। अगेन आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में भी अपन क्वांटम केमिस्ट्री का ही एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक देखेंगे, एंड दैट इज व्हाट, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल। अब ये जो मैंने नाम लिया है पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी बहुत सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं CSIR नेट एग्जामिनेशन में। तो हाँ, अगर ये इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आते हैं तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, और पढ़ना ज़रूरी है तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन पार्टिकल इन 1D बॉक्स के बारे में कुछ कुछ बातें बोलेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली इसको अपन जनरली 2 वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। आज उसका पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में अपन जो 2 वीडियोज़ उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पार्टिकल इन 1D बॉक्स, जो भी 1D 2D 3D जितनी भी अपन इसमें पार्टिकल इन 1D बॉक्स में, 2D बॉक्स में, 3D बॉक्स में जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डीजनरेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे, फिर जो भी बातें अपन डिस्कस करेंगे उस पर सवाल करेंगे। सॉर्टेड। तो आइए मैं शुरू करता हूं इस पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल की कहानी को। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा, कि सर अगर आप क्वांटम की बात करते हो, क्वांटम केमिस्ट्री, तो जनरली जो क्वांटम है, ये क्वांटम केमिस्ट्री कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक मैटर की मोशन से डील करता है। मतलब ये कि सर जब भी आप छोटे लेवल पे जाएंगे, छोटे स्केल पे जाएंगे, जिसको अपन दूसरी भाषा में कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्केल पे जाएंगे, तो वहां पे जनरली जो मैटर है वो मोशन में होता है। और अगर मोशन में होता है तो उस मोशन का बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा, उस मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे ऑब्जर्वेबल्स होंगे। सवाल अगला ये है कि सर वो ऑब्जर्वेबल क्या क्या होंगे, और वो ऑब्जर्वेबल हमारे किस काम के, तो ऑब्जर्वेबल ही उस मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बिहेवियर्स को बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मोशन की स्टडी कर रहा हूं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ना कुछ उस मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल्स होंगे, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जांपल उसका पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हर एक मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ऑब्जर्वेबल्स होंगी। लेट सपोज मैंने कहा क्वांटम केमिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो कि सर हमें ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट मोशंस। पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब ये जो मोशंस हैं, ये मोशन अपने पास बहुत प्रकार की हैं। मतलब पहला ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा वाइब्रेशनल मोशन, तीसरा रोटेशनल मोशन, चौथा इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो ये बहुत प्रकार की अपने पास क्या है जी, मोशंस। बहुत बढ़िया। अगेन हर एक मोशन के लिए, या यूं कह लो जब भी मोशन हो रहा है तो उसके लिए ऑब्जर्वेबल्स होंगे। अब ऑब्जर्वेबल्स जब भी मैं निकालना चाहता हूं, तो इस ऑब्जर्वेबल के लिए मेरे पास डेफिनेटली एक चीज है, एक मैथमेटिकल टूल है, जिसको मैं प्यार से क्या बोलता हूं जी, ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर मैं आपको इसके ऑपरेटर दिखाऊं, लेट सपोज पोजीशन का ऑपरेटर तो वो x होता है जी, मोमेंटम का ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। ये सारी बातें हम बोल चुके हैं पिछली क्लासेस में, है ना। के एक्स क्या होता है, एच कट स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। तो ये सारे के सारे अपने पास क्या है जी, ऑब्जर्वेबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स हैं। बहुत बढ़िया। अगेन लेट सपोज मैं अगर आपसे कहता हूं कि ठीक है सर, ये तो आपके पास ऑब्जर्वेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स हैं, और इन सारे ऑब्जर्वेबल्स का वैल्यू निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू मोशन। बट क्योंकि यार मेरे पास मोशन ना बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग मोशंस हैं, अलग अलग मोशंस हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक,
तो लेट सपोज अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, वाइब्रेशनल हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो चारों के चारों मोशंस अलग अलग हैं। और अगर मोशन अलग अलग हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू अलग अलग होंगी। अब ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू अलग अलग होंगी तो लेट सपोज अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करता हूं तो इस ट्रांसलेशनल मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं आपसे कहता हूं काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो हां काइनेटिक एनर्जी मेरा एक ऑब्जर्वेबल है, बट अगर मैं उसको ट्रांसलेशनल मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग बोलूं, वाइब्रेशनल के कॉरेस्पॉन्डिंग बोलूं, रोटेशनल के कॉरेस्पॉन्डिंग बोलूं, इलेक्ट्रॉनिक के कॉरेस्पॉन्डिंग बोलूं, तो सब में वैल्यूज अलग अलग आएंगी। क्यों? क्योंकि सर ऑब्जर्वेबल तो काइनेटिक एनर्जी है बट मोशन अलग अलग है, और अलग अलग मोशन का मतलब अलग अलग ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू। तो सवाल अब यह है कि ठीक है सर, आपने कहा ऑब्जर्वेबल निकालना है तो उसके लिए ऑपरेटर्स हैं, यह बात तो हमें समझ आ गई। अब कहीं ना कहीं ये स्टोरी अपन ने लास्ट क्लास में भी देखी थी, है ना, ऑपरेटर, उसके फीचर्स, ये सारी बातें अपन ने देखी थी। अगेन अगर अपने पास मोशन जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ऑब्जर्वेबल निकालने हैं, अगर मोशन ही अलग अलग है तो अब हर एक मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल निकालने के लिए मुझे इस मोशंस को समझना पड़ेगा, और इस मोशंस को समझने के लिए मेरे पास कुछ मॉडल्स हैं। क्या? तो जब भी मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करता हूं, है ना, प्लीज ध्यान से सुनना, ओके, जब भी मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करता हूं इसके लिए जो मॉडल यूज किया जाता है दैट इज व्हाट पीआईबी मॉडल, नोन एज पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल। अगेन अगर मैं बात करता हूं वाइब्रेशनल मोशन की, तो इसके लिए जो मॉडल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज व्हाट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। रोटेशनल मोशन को समझने के लिए रिजिड रोटर मॉडल, अगेन इलेक्ट्रॉनिक मोशन को समझने के लिए हाइड्रोजन एटम मॉडल। तो ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो हमें इन सारे मोशंस को स्टडी करने में, जानने में मदद करते हैं। ऑब्वियसली ना यार, मोशन हमें दिख थोड़ी रहा है कि भैया वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, ऐसा दिख थोड़ी रहा है हमें। तो ऐसा दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स कि इन सारी चीजों को समझने के लिए कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ हाइपोथेटिकल मॉडल बनाने पड़ेंगे जिसका यूज करके हम इन सारे मोशंस को समझ सकते हैं काफी हद तक। तो ठीक है सर, आपने कहा मोशन को समझना है, चार मोशंस है, चारों को समझने के लिए चार मॉडल है। तो मान लीजिए जो मॉडल है, इस मॉडल से हम इसको कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए जब भी मैं ये मॉडल पढ़ता हूं तो इस पीआईबी मॉडल को ही आज की कक्षा में अपन पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन कहते हैं पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल। तो जितने भी मॉडल अपन पढ़ते हैं उन सारे के सारे मॉडल्स से हमें एक जो चीज मिलती है जिसके हेल्प से हम इन सारी मोशंस और इन सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो चीज क्या है, इन सारे मॉडल से हमें जो चीज मिलता है दैट चीज इज नोन एज वेव फंक्शन। तो कहीं ना कहीं जब भी मुझे इस पूरी स्टोरी को समरी दूं या समराइज करूं तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सर जब भी ऑब्जर्वेबल का वैल्यू निकालना है तो दो बातें हैं, एक तो ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल है, फॉर एग्जांपल कोई भी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, कुछ भी, उसके लिए ऑपरेटर्स हैं। अगेन हर एक ऑब्जर्वेबल अगर डिफरेंट डिफरेंट मोशंस के लिए निकालना है तो हर एक मोशन के लिए वेव फंक्शन है। दोनों को यूज करके ही मैं ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू निकालूंगा, राइट? तो हमने लास्ट क्लास में इसकी स्टोरी समझी थी, अब अपन जरा इसकी स्टोरी समझते हैं, दैट इज नोन एज वेव फंक्शन की। और इसको कैसे निकालेंगे? हर एक मॉडल का इस्तेमाल करके। तो आज की कक्षा में हम ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी करेंगे, विच मींस पार्टिकल इन 1D बॉक्स, राइट? 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, है ना, 3 डायमेंशन में हो सकते हैं, इन शॉर्ट पार्टिकल इन बॉक्स। ठीक है, आइए शुरू करता हूं। तो इसमें अपन इसका डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, ठीक है, बट इसके लिए जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं सारी बातें आपको लिखवा देता हूं, है ना। पार्टिकल इन, सबसे पहले अपन बॉक्स लिखते हैं, पार्टिकल इन बॉक्स, और इसमें भी अपन डिस्कस करेंगे। हालांकि ये 3 तरीके का होता है, मतलब अगर मैं 1D बॉक्स कहता हूं, 1 डायमेंशनल, अगेन 2 डायमेंशनल बॉक्स,
again, that is ठीक है। तो अपने पास ये 3 डायमेंशंस में इस बॉक्स को पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या है जो मैंने अभी लिखा, इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशनल मोशन। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर आप इस पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल से कौन सी मोशन को पढ़ना चाहते हो? ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, बहुत बढ़िया। ये जो ट्रांसलेशनल मोशन मैंने लिखा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन होता कैसे है? मतलब ये कि सर मान लो अगर ये कोई मॉलिक्यूल है तो इसको अगर मुझे ट्रांसलेशनल मोशन करवानी है तो ये कैसे जाएगा? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल या कोई भी एटम या कोई भी चीज 3 ही डायरेक्शन में मोशन कर रही हो तो ऐसी मोशंस को कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन। अब 3 एक्सिस मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 डायमेंशंस, तो इसीलिए मैक्सिमम डायमेंशन 3 हो सकता है, 2 में भी जा सकता है, वो 1 में भी जा सकता है। तो इसीलिए 1D 2D 3D तीनों के लिए वेव फंक्शंस का वैल्यू देखूंगा, तीनों के लिए एनर्जी का वैल्यू जानूंगा। ठीक है, तीनों पे सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डीजेनरेसी एक अपन पढ़ेंगे आगे चल के, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए अपन 1D बॉक्स पे चर्चा करते हैं। आइए मैं शुरू करता हूं। तो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। अब जब भी मैं आपसे कहता हूं पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, तो सबसे पहले तो सर एक तो पार्टिकल है। अबे ऊपर नाम में क्या लिखा? एक तो पार्टिकल है, ऊपर 1 डायमेंशनल मतलब एक ही दिशा है, और डब्बा है। बना लो जी, आओ बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, इस पे भी सवाल है नेट का। तो एक डब्बा बनाया है ना, ये 0 से L लेंथ का कोई डब्बा है, कोई लेंथ तो डिफाइन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि जब भी मैं कोई भी मॉडल पढ़ता हूं या कोई भी मोशंस का स्टडी करता हूं वेव फंक्शन निकालने के लिए, तो हमेशा ही किसी भी मोशन को पढ़ने के लिए हमें एक लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी। क्यों? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि पार्टिकल एक डायरेक्शन में जा रहा है, कहां तक जा रहा है, तो इस बात को डिफाइन करना पड़ेगा, इसकी एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि हाँ भैया 0 से L जा रहा है, 0 से L/2 जा रहा है ना, L/2 से दैट इज कहीं और जा रहा है, अगेन 0 से 2L जा रहा है। सो वट एवर इज लेंथ, तो अपन इन जनरल बोलेंगे तो 0 से L का कोई डब्बा है, 1 डायमेंशनल, वो एक लेंथ शो कर रहा है 0 से L, उसमें एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इस पूरे हेडिंग से मैंने इस डब्बे को बनाया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? सर एक पार्टिकल है तो मान ले मैंने पार्टिकल रख दिया। अब पार्टिकल वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, पक्का? बिल्कुल। अबे ट्रांसलेशनल कर सकता है 1 कोऑर्डिनेट में, तो आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है। अब इस पूरी स्टोरी में अगर मैं आपसे बात करता हूं 1 डायमेंशनल की, तो इसमें एक तो लिमिट है 0 से x से L, मतलब मान ले x कोऑर्डिनेट है तो वो L तक ही मूव करेगा। अब इस केस में जब भी मैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स की बात करता हूं, मैं लिखता हूं पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द बॉक्स इज इंफिनिटी और इनसाइड द बॉक्स इज 0। तो ये चीज अपन बोलते हैं कि जब भी सर पार्टिकल बॉक्स में है तो पार्टिकल बॉक्स में ही रहना चाहिए, तभी उसको स्टडी करूंगा ना यार। मैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स को स्टडी करना चाहता हूं तो पार्टिकल बॉक्स में है, उस बात को अगर मुझे स्टडी करना है तो इस बात को स्टडी करने के लिए सिंपल सी एक स्टोरी मैं बता रहा हूं कि सर मान ले अगर ये पार्टिकल इसमें ना हो तो ये तो बाहर चला जाएगा, तो इस लेंथ में कोई पार्टिकल ही नहीं, तो इसमें स्टडी क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि सर हमें किसी भी तरीके से इस पार्टिकल को इस बॉक्स में इस लेंथ में रखना ही पड़ेगा। अब उसके लिए हमने क्या बोला? इनसाइड द बॉक्स हमने पोटेंशियल 0 कर दिया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों? और इस 0 का कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा कारण यह है कि हमने बोला कि जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर उसमें फोर्स नहीं लगेगा तो डेफिनेटली ना पोटेंशियल क्या होता है? mgh। v वॉल्यूम नहीं है जी, पोटेंशियल है ना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो v क्या होगा जी? 0।
इनसाइड द बॉक्स। मतलब ये कि सर क्योंकि v होता है जी mgh, मतलब कि फोर्स इनटू हाइट, और क्योंकि पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, फ्री पार्टिकल है, तो इस केस में फोर्स क्या होगा जी, जीरो। और अगर फोर्स जीरो होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो। तो ये ध्यान रखना है, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल में पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अगेन अगली बात ये है कि सर बाहर इनफाइनाइट क्यों है? इसलिए इनफाइनाइट है क्योंकि मान लो अगर मैं कहता हूं v इज इक्वल्स टू mgh, है ना, तो इस बॉक्स की जो अपन ने हाइट बोली है वो कहीं ना कहीं अपन ने इनफाइनाइट बोली है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर v दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट करना चाहता हूं तो मैं इसका हाइट इनफाइनाइट लूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए ताकि सर ये जो पार्टिकल है वो बाहर ना जाए, इस डब्बे में ही रहे, इसी लेंथ में रहे। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मैं इनसाइड द बॉक्स की बात करता हूं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है फॉर पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, और एल्सवेयर कहीं भी देखोगे इस लेंथ के अलावा, इस डब्बे के अंदर इसको छोड़ के कहीं भी देखोगे तो v क्या है, पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, इस 1D बॉक्स के लिए आपको एक तो वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। क्या होता है जी, शाई x इज इक्वल्स टू √2/L साइन n पाई x/L, राइट। इसको डिराइव करते हैं अपन, डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन, सिंपल इसको याद रखेंगे, दैट इज √2/L साइन n पाई x/L। अगेन ये तो हो गया जिसका वेव फंक्शन। इसी के लिए इसका वॉल्यूम एलिमेंट, 1D बॉक्स की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम एलिमेंट जिसको अपन इन जनरल डी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर 1D बॉक्स डी टाउ कितना होता है जी, dx। हमने x डायरेक्शन लिया है ना, इसीलिए मैंने यहां पे शाई x लिख दिया, मतलब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि अपन x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगेन यहां पे जो लिमिट है, लिमिट क्या है, 0 से x से l, है ना, तो ये तेरा एक लिमिट है। और इस लिमिट पे अगर मुझे एनर्जी निकालना हो तो एनर्जी क्या होगा, n² h² / 8ml²। ये बातें जो मैंने लिखी हैं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है जी, ठीक है। इसका एनर्जी, इस एक्सप्रेशन पे बहुत सवाल पूछे गए हैं जी, n² h² / 8ml²। इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान में रखना है जी, इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। आओ जी आगे चलता हूं। अब ये जो मैंने बातें बोली इससे सवाल कैसे आते हैं ना, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे कुछ मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन रिजल्ट्स लिखवा देता हूं जो आपके काम आएगा। क्या, जब भी मैं आपसे कहता हूं 0 से L कोई बॉक्स है, sin² n पाई x/L dx, इसका कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपको एज इट इज याद रखना। आप इसको कर भी सकते हैं, है ना, बट अगर ना करना हो तो इसको याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही यूज होंगे क्वांटम में, इसके अलावा नहीं होंगे, ठीक है। चलो आओ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x/2 माइनस, इसको और ढंग से बोलेंगे तो जब मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा, इसका रिजल्ट आएगा x/2 माइनस 1/2n पाई साइन 2n पाई x/L। ये इन जनरल है। अगेन इसके अलावा अगर मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L x इंटू sin² n पाई x/L, यहां पे n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो। जब भी ऐसा हो x इंटू में sin² n पाई x/L, n क्या है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, L²/4, ठीक है। अगेन और भी बहुत सारे होते हैं, तो फिलहाल के लिए जो अपना यूज होगा आज के सेशन में वो लिख रहा हूं। ऐसे आने वाले सेशंस में जो जो यूज होता रहेगा मैं आपके सामने लिखता चलूंगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स का रूल लगा के, आइलेट्स करके एक रूल होता है,
तो उसका बाय पार्ट्स करेंगे इसका, तो इसको सॉल्व करेंगे तो L²/4 ही आएगा। ठीक है, आइए अब अगेन एक तो आपको ये ध्यान रखना, दूसरा अपन ने अभी जो एक्सप्रेशन लिखा है En विच इज n²h²/8ml², ठीक है, दैट इज व्हाट एनर्जी एक्सप्रेशन। En क्या है जी, n²h²/8ml²। यहां पे n क्या है, दैट इज ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगेन अगर मैं बात करता हूं m क्या है जी, मास ऑफ पार्टिकल, और l क्या है जी, लेंथ ऑफ बॉक्स, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। अगेन इसका जो मैंने अभी वेव फंक्शन लिखवाया है शाई विच इज √2/L साइन n πx/L, ये इसका वेव फंक्शन होता है। तो मुझे आपसे ये जानना है, और ये सवाल भी है गेट में पूछा गया है, मान लो अगर मैं कहता हूं n = 0 है, तो बताओ ट्रांसलेशनल मोशन में क्या ऐसा कोई लेवल पॉसिबल है। इसको दूसरे सेंस में पूछूं तो क्या पार्टिकल इन 1D बॉक्स में यहां पे जो n का वैल्यू है, n क्या है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर, जो मैं कहता हूं शुरू होता है जी 1 2 3 एंड सो ऑन सो ऑन। तो मुझे ये जानना है कि यहां पे n 0 से क्यों शुरू नहीं हुआ, n = 1 से ही क्यों शुरू हुआ। ऐसा इस वजह से क्योंकि सर मान ले अगर आप यहां पे n = 0 रखोगे, तो लेट सपोज n = 0 रखो, तो n = 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, sin 0। अब यहां पे 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, sin 0। तो जो शाई का वैल्यू आएगा वो बनेगा √2/L 0, तो ओवरऑल क्या बनेगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि सर जब n आप 0 बोल रहे हैं तो उस केस में वेव फंक्शन का ही वैल्यू वैनिश हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, वेव फंक्शन का वैल्यू 0 आ जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली अगर मोशन है तो उसका कुछ ना कुछ वेव फंक्शन होगा जो कि n 0 रखने पे वो चीज वैलिड नहीं है ना, वो चीज खत्म हो जा रही है। तो इसी वजह से n = 0 या n दैट इज ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर विल नेवर इक्वल टू 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये परीक्षा में सवाल पूछा गया है इससे, ठीक है। अब इसके अलावा एक तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, दैट इज शाई का, दूसरा इस एनर्जी का। अब इसी के आधार पे कुछ सवाल हैं, वो सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जब भी आप ये वेव फंक्शन लिखो तो इसमें जरूर लिमिट लिख देना x से l, है ना। जब इस लेंथ का मैंने डब्बा लिया है, जब इस लेंथ का 0 से l एक लेंथ का मैंने बॉक्स लिया है, उस केस में ये वेव फंक्शन बन रहा है और ये एनर्जी बन रहा है। लेट्स सपोज कि अगर मैं दे दूं इफ लेंथ ऑफ द बॉक्स इज, लेट्स सपोज अपन ने कहा 0 से x से l था, तो इसके लिए En क्या था, n²h²/8ml²। यहां पे वेव फंक्शन क्या था, शाई √2/L साइन n πx/L, ठीक है। अगेन लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं इफ लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 0 से x से 2l, तो इस केस में एनर्जी क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, सेम n²h²/8m रहेगा, क्योंकि अब पहले लेंथ l था, है ना, ये l है ना, यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये l है ना। तो अगर पहले लेंथ l था तो मैंने यहां पे l लिखा, अगर 2l है तो यहां 2l लिख दे, 2l², तो ये एनर्जी बन जाएगा। सिमिलरली वेव फंक्शन क्या बनेगा, तो सेम 2l, जहां भी l है वहां 2l रख दो, ठीक है।
अभी मैं इस पे सवाल भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने पास एक तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है और ये शाई का एक्सप्रेशन है, जब अपने पास डब्बे का लेंथ क्या है 0 से x से 2l। अब ये बातें इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इस पे सवाल हैं तो कौन से हैं और वो सवाल होंगे कैसे? आइए मैं आपको सवालों की ओर लेके चलता हूं और पहला सवाल आज की क्लास का ये रहा। CSIR नेट 2019 जून में पूछा गया ये सवाल है। जितने भी सवाल हम इस पूरी सेशंस में, जैसे कि पिछले में भी करके आए हैं, अब इस वीडियो में भी करेंगे, अगली वीडियो में भी अपन क्वांटम ही इसका पार्ट 2 देखेंगे, उसमें भी अपन जितने भी सवाल करेंगे वो सारे के सारे 4 नंबर के ही होंगे, राइट ना। आइए मैं एक बार सवाल पढ़ता हूं। फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ 1 डायमेंशनल बॉक्स। अब ये स्पेसिफिक वहां मेंशन होगा पार्टिकल और 1 डायमेंशनल बॉक्स, ऐसी बात वो बोलेगा सवाल में, जैसा कि यहां पे वो बोल रहा है। तो पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ दे रखी है 2l, है ना। 2l 1 डायमेंशनल है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा होगा, 2l तक उसका लेंथ है, लिमिट है ना। अगेन द एनर्जी ऑफ द लेवल, एनर्जी बतानी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 8, बता देंगे जी, है ना। तो हमें पता है सर, वी नो एनर्जी क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। कब सर? जब लेंथ ऑफ द बॉक्स क्या है 0 से x से l। ओके, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m2l स्क्वायर। अब ये कब होता है सर? जब लेंथ है जी 0 से x से 2l। तो इस केस में जब अपन दूसरे केस की बात करेंगे तो दूसरे केस में ये अपने पास एनर्जी होगा इस क्वेश्चंस के कॉरेस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि सर इसमें 2l की बात कर रहा है, तो ये 2l की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी हो गया। अब कुछ नहीं करना, n इक्वल टू 8 दे रखा, वैल्यू रख दो। आंसर E8 निकालना है, 8 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 इंटू ये बन जाएगा जी 4ml स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बनेगा, ओवरऑल आंसर विल बी 2h स्क्वायर अपॉन में ml स्क्वायर। तो ये आंसर था जी इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन जो अपन ने अभी किया है ये 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है जी, बहुत टफ है क्वांटम, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ इक्का दुक्का सवाल आते हैं, बट बाकी सवाल बहुत आसान होते हैं, आप इजीली कर पाएंगे। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में ऑपरेटर्स के दिखाए थे रिसेंट ईयर के ही, ये भी है, दैट इज 2019 का सवाल। इसमें कुछ नहीं करना था, बस वो बात ध्यान रखनी थी किस लेंथ का डब्बा है, उसी के बेसिस पे अपन ने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला। अगेन अभी मैंने आपको एक और छोटी सी बात बताई थी, दैट इज द मैथमेटिक्स, जो मैंने इंटीग्रेशन वाली बात बताई, दैट इज x साइन स्क्वायर n पाई x बाय l इज इक्वल्स टू l स्क्वायर बाय 4, है ना। अब इस स्टोरी को अपन यूज करते हैं और इससे भी सवाल आया हुआ है, जैसा कि ये है एक सवाल, ये 2018 दिसंबर का सवाल है। अब इसको कैसे करना है? तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द पोजीशन मींस, हमें डिफरेंस निकालना है, एवरेज वैल्यू x का एवरेज वैल्यू है। जब स्टेट क्या है, स्टेट मतलब कि क्वांटम नंबर है ना, 1 2 3 4, कौन सी स्टेट है, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2। इन दोनों स्टेट्स के लिए मुझे एवरेज x का वैल्यू निकालना है और दूसरा उन दोनों को घटाना है। तो उस घटा के जो आंसर मिल रहा है उस आंसर को हमें चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सा सवाल है, दो स्टेट हैं, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज वैल्यू निकालना है, दोनों को घटाना है, आंसर देखना है जी क्या आएगा। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सर सवाल में उसने एक शब्द मेंशन किया है बॉक्स और एक शब्द मुझे दिख रहा है जी पार्टिकल। तो पार्टिकल इन बॉक्स और दूसरा उसमें लेंथ कितनी है जी l। तो पार्टिकल इन 1D बॉक्स जिसमें लेंथ दे रखा है l। तो इतना ही सुनते ही मुझे एक चीज तो ये कंफर्म है, 0 से x से l, पक्की बात है। अब जब भी मुझे मान लो मैंने कहा शाय 1, इसका मतलब ये कि सर आप ना यहां पे वैल्यू 1 रखो, तो हो जाएगा जी पाई x बाय l शाय 2। ठीक है,
तो ये दोनों की दोनों मैंने वैल्यू लिखी, Ψ1 और Ψ2। ये कैसे लिखी मैंने, क्योंकि सवाल में बोला जब n1 है तो 1 रख दिया तो ये बनेगा, जब 2 है ये रख दिया 2, ये बनेगा। दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज वैल्यू निकालना है। अब सवाल अगला है कि सर एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, आइए मैं सिखाता हूं एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जब भी आपको पूछे एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है, दैट इज शाई स्टार। एक्स है तो एक्स मतलब इसका ऑपरेटर लगता है इनटू में शाई अपॉन शाई स्टार शाई, हमने एक्स लिख दिया तो यहां पे भी अपन dx लिख देंगे, सिंपल। अब मेरी एक बात जो आपको नोट करके रखनी है वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जितने भी अपने पास ये वेव फंक्शंस हैं या जितने भी मोशंस हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही समझाया कि जितने भी मोशंस हैं सबको अपन डिफरेंट मॉडल से पढ़ते हैं, उन मॉडल से अपन एक वेव फंक्शंस का वैल्यू निकालते हैं। अब एक बात इस वेव फंक्शन के लिए ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मैं वेव फंक्शन जो इन सारे मॉडल से निकाल रहा हूं, वो निकालते कैसे, श्रोडिंगर का सॉल्यूशन करके, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन करके। तो जो भी इक्वेशन श्रोडिंगर के सॉल्यूशन से मिलती है, दैट मींस जो भी वेव फंक्शन है श्रोडिंगर के इक्वेशन से जो अपन निकालते हैं, ऑल आर नॉर्मलाइज्ड। मतलब ये, लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे पार्टिकल इन बॉक्स की बात चल रही है, तो पार्टिकल इन बॉक्स नाम सुनते ही आपको तो इतना पता है कि सर इसका वेव फंक्शन हो जाएगा ये, राइट? बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ये पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन है, और मैंने अभी जस्ट तुरंत आपको एक बात बोली है कि जब भी मैं किसी भी मॉडल से वेव फंक्शंस को निकालता हूं, और क्योंकि सारे के सारे मॉडल से जो वेव फंक्शन निकालते हैं वो श्रोडिंगर्स के ही सॉल्यूशन होते हैं, तो ये सारे के सारे फंक्शंस नॉर्मलाइज्ड होते हैं। मतलब क्या, शाई स्टार शाई डी एक्स फ्रॉम 0 से L, अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 के ही बराबर आएगा, एंड दैट इज द कंडीशन व्हाट वी कॉल्ड इट एज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, राइट? तो इसी को अपन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं, ठीक है? तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बात मैंने यहां पे क्यों बोली, इस वजह से बोली क्योंकि ऐसी कोई चीज मुझे यहां दिख रही है, राइट? 0 से L लिमिट भी लगा देते हैं। तो अगर ऐसा दिख रहा है और क्योंकि मैं इस ही वेव फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूं, तो सर ये तो नॉर्मलाइज्ड होता है, तो नीचे वाला वैल्यू 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालूंगा, 0 से L शाई स्टार x शाई dx वैल्यू रखूंगा जी। तो सबसे पहले मैं एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। 1 मतलब कि हमें एवरेज वैल्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना है तो ये वाला वेव फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, एवरेज वैल्यू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना है तो ये वाला वेव फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? आउच। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा हूं तो 0 से L √2/L साइन पाई एक्स बाय एल इंटू में बीच में x है √2/L साइन n पाई x बाय एल इंटू में dx। अब √2/L ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 2/L, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 0 से L साइन, ये दोनों साइन साइन मल्टीप्लाई हो गया ना, यहां पे 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय एल इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2/L 0 से L, x आगे लिख लूंगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय एल इंटू में dx। और इसका जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब भी अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2/L तो ये बनेगा जी L²/4, इसको काटो, आंसर विल बी L/2। तो पहले को सॉल्व करके जब n = 1 स्टेट है, इसको सॉल्व किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज वैल्यू कितना आया, L/2। सेम इसी प्रकार से मैं
अब दूसरे को सॉल्व करता हूं जब मेरा n इक्वल टू 2 स्टेट है, तो इसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, राइट। आओ जी इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, वैसे ही सेम x का वैल्यू लिखूंगा, बट इस बार मैं शाही ये वाला इस्तेमाल करूंगा, इंटू एक्स इंटू √2/L, राइट। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, 0 से L, सेम वही बनेगा sin स्क्वायर 2πx/L, और बीच में x है तो इधर आ जाए सेम। अब सवाल उठता है कि सर इसमें क्या इंटीग्रेशन होगा, यहां तो सर 1 था तो आपने ये लिख दिया, यहां पे 2 आ गया, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, तो 1 आए 2 आए 3 आए, मैंने आपको यही सिखाया है अभी जस्ट कि लेट सपोज यहां पे x इंटू में साइन स्क्वायर कुछ भी हो, यहां पे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर कितना आएगा L²/4, तो रखो जी इसका आंसर आप रखोगे यहां पे, तो इसका भी सॉल्व करके ही कितना आएगा 2/L इंटू में L²/4, कैंसिल आउट करोगे तो L/2 बचेगा। और ये हो गया जी जब n इक्वल टू 2 है, ये हो गया जब n इक्वल टू 1 है, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो यहां भी L/2 आ रहा है, यहां भी L/2 आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दैट इज 0। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आइए अपन इसमें जो ऑप्शन है वो डी वाला है जो वो सही हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये अपन ने कुछ कुछ बातें सीखी हैं, कुछ कुछ फॉर्मूलेज देखे हैं, उनको अप्लाई करना सीखा है, उस पर अपन ने सवाल भी किया है, ठीक है। तो आज की कक्षा में बस अपन इतना ही जानेंगे, ठीक है जी। बाकी की कहानी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जो कि इसी पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल का पार्ट 2 होगा, ठीक है गाइस। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, आई होप सो ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, कीप लर्निंग, थैंक यू।